Welcome friends, welcome to Sri Swaminarayan Defense Academy. Today we are going to start our new chapter, that is cell biology and biotechnology. Cell biology, it is also known as cytology. Cytology, that is study of cell. Now when we say cell, what do you understand by the cell? Cell is a basic structural and functional unit of our life or any organism's life. Take any kind of organisms, its basic structure or basic body plan is made up of these cells. तो हमने जब एनिमल स्टडी किया था वहाँ पर देखा था कुछ मल्टी सेल्यूलर, कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है. यूनिसेल्यूलर में एक ही सिंगल सेल होती है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल की तरह काम करती है, सारे अपने एक्टिविटीज खुद ही करती है, राइट. और मल्टी सेल्यूलर में होता है क्या कि ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ आते हैं, फिर वो टिश्यू बनाते हैं. अगर जब एक जैसे काम करने वाले टिश्यू एक साथ आते हैं तो ऑर्गन बनता है. जब एक साथ एक सिमिलर फंक्शन करने वाला ऑर्गन साथ आता है तो क्या बनता है आपका एक ऑर्गन सिस्टम. एंड व्हेन ऑर्गन्स and organ systems come together, it forms an individual, right. तो ऐसे में जब हम सेल बात करते हैं, सेल को अगर हम डिफाइन करते हैं, सो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अर्थ पर कोई भी आपको एनिमल ले लो या प्लांट ले लो, उसकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल. और जब ये एक जैसी सेल एक साथ आती है तो वो क्या बनाती है? टिश्यू बनाती. जब टिश्यू एक साथ आता है तो आपका क्या बनता है फिर? ऑर्गन. जब ऑर्गन एक साथ आता है तो क्या बनता है आपका? ऑर्गन सिस्टम. और ऐसे ही जब ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम साथ में आते हैं तो आपका फाइनली क्या बन जाता है? बॉडी. अब ह्यूमंस का ही एक एग्जांपल देख लो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, राइट. लेकिन सिमिलर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल एक साथ आए और क्या बना दिया? टिश्यू बना दे. टेक फॉर एग्जाम्पल, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो सेल्स थी वो एक साथ आई, फिर उन्होंने क्या बनाया? एक साथ टिश्यूज बनाए. जब टिश्यू एक साथ रेस्पिरेशन करने वाले जो टिश्यूज थे, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ करता था या फिर जो ऑर्गन्स हेल्प करते थे रेस्पिरेशन में, उनका फिर उन्होंने क्या बनाया? ऑर्गन बनाया. जब ऐसे रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाले बहुत से ऑर्गन एक साथ आए, जैसे कि आपका लंग था, हार्ट था, राइट, आपके डायफ्राम वगैरह आया, ऐसे जो आपके ऑर्गन्स एक साथ आने के बाद फिर पूरी आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम बनी. और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपकी बॉडी का एक पार्ट बन गई. ठीक है, तो शॉर्ट में आपको समझ में आया कि सेल क्या है? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और फिर जब एक जैसे दिखने वाले और साथ ही साथ फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल एक साथ आते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू. जब एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाले टिश्यू एक साथ आते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन. एंड फ्रॉम ऑर्गन इट फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम. तो अब हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में कि सेल साइटोलॉजी, मतलब सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में, यानी कि जब हम सेल का जो स्टडी करते हैं, पहले क्लासेस में हमने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे टाइप्स के सेल है, कौन सी सेल है, वो क्या काम करते हैं. इवन हमारे एनिमल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेल्युलर भी हो सकता था, मल्टी सेल्युलर भी. ठीक है, तो आपको बस ये शॉर्ट में याद रखना है सेल की सिंपलेस्ट डेफिनेशन और सेल से फाइनली आप पूरे ऑर्गन सिस्टम कैसे बनती है. यहीं पर इसी सेल्स के हिसाब से या फिर इसी सेल की मदद से हमने एक और टेक्निक डेवलप की थी. वो कौन सी थी? टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर में होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है, यूजुअली टिश्यू कल्चर ये प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होता था. क्यों? क्योंकि प्लांट के बॉडी की जितने भी सेल्स है वो कैसी है? टोटीपोटेंट है. टोटीपोटेंट का मीनिंग क्या है कि वो जो प्लांट की सेल है, भले वो लीफ की हो, स्टेम की हो, फ्लावर की हो, रूट की हो, लेकिन उसके हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी है कि उस प्लांट के अदर पार्ट्स के जितने भी सेल है उस सेल को वो बना सकती है.
ठीक है। तो ऐसे में उसकी ये प्रॉपर्टीज को यूज करके साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स किए गए और लैबोरेटरी में नए प्लांट्स उगाने की कोशिश की गई। इसमें होता क्या है कि प्लांट का आप कोई भी पार्ट ले लो, उस पार्ट के सेल्स ले लो, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो, फिर आपको जो भी डिजायर्ड पार्ट बनाना है उस प्लांट का, उसके कुछ मीडियम में न्यूट्रिएंट्स डाल दो और आपको वो पार्ट बनकर मिल जाएगा। ठीक है। हम आगे चलकर टिश्यू कल्चर कैसे करते, क्या करते, डायग्राम के फॉर्म में हम एक्सप्लेन या फिर सीखने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए आपको याद क्या रखना है कि ये जो सेल वगैरह है, ये हम सिर्फ सेल के टाइप्स वगैरह, ऑर्गेनेली वगैरह नहीं पढ़ेंगे। अब इसके एक स्टेप आगे जाएगा कि ये जो सेल का हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, अब इसका यूज हम अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते, कैसे इससे नए प्लांट्स बन सकते हैं, इन सेल्स के प्रॉपर्टीज को यूज करके हम नए ऑर्गन्स कैसे बना सकते थे। ऐसे अलग अलग तरीके के आगे टेक्निक है जो हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है। पहले तो हम डायग्राम के मदद से हम टिश्यू कल्चर की क्या एक करते हैं, अपनी जो टिश्यू कल्चर की टेक्निक है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब पहले तो यह ध्यान दो कि टिश्यू कल्चर हम जब पढ़ने की कोशिश करेंगे उससे पहले जान लो कि साइटोलॉजी क्या है। पहले समझ लो कि साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज साइटोलॉजी। तो इसमें सेल में फिर क्या क्या है, अगर साइटोलॉजी पढ़ रहे तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा कि सेल क्या क्या है, कैसे कैसे है, आपने पहले भी पढ़ लिया है। लेकिन अगर हमें साइटोलॉजी कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेना है तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर आपने कोई भी सेल ली बॉडी की या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर सेल ली तो वो सेल दिखती कैसी है, उसके पास क्या क्या सेल ऑर्गेनेली है, वो कैसी है, क्या काम कर रहे हैं, फिर उनका मेम्ब्रेन कैसा है, मेम्ब्रेन में कौन से प्रोटीन्स है, कौन से कार्बोहाइड्रेट है, वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ने तो आप किसके अंडर पढ़ोगे? साइटोलॉजी के अंदर। अब हमें समझना क्या है कि टिश्यू कल्चर क्या। तो टिश्यू कल्चर समझने के लिए हम पहले डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ टिश्यू कल्चर में मैं थोड़ी देर पहले आप एक्सप्लेन कर चुकी कि प्लांट का सेल, यहाँ पर एग्जाम्पल हम प्लांट सेल का ले रहे, तो प्लांट की हर एक सेल कैसी है? टोटी पोटेंट है। यानी कि आप प्लांट के किसी भी पार्ट की कोई सी भी सेल उठा लो, उसके पास प्रॉपर्टी क्या है कि वो प्लांट के अदर पार्ट जितने भी बचे हुए उसकी कौन सी भी सेल बनाने के लिए कैपेबल है। लेकिन वो कैसे कैपेबल है ये समझ लो। हमने यहाँ पर सपोज एक प्लांट लिया, कोकोनट ट्री लिया फॉर एग्जाम्पल, इसे हम क्या नाम देंगे? सोर्स प्लांट। अब ये जो सोर्स प्लांट है हमने इसका यूज किया किसके लिए किया कि हमें जो सेल चाहिए थे टिश्यू कल्चर के लिए, उसके लिए हमने किस प्लांट को चूज किया? फॉर एग्जाम्पल कोकोनट प्लांट के लिए हमने उसके बल्ब यानी कि जो नीचे का जो राइजोम का पार्ट होता है, रूट वाला पार्ट होता है, कि वो जो बल्ब था वो लिया। ठीक है, बल्ब ऑफ द सोर्स प्लांट। अभी पूरा प्लांट तो हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज नहीं करेंगे, हमने उसका सिर्फ एक सिलेक्टिव पार्ट यूज किया। कौन सा? रूट वाला पार्ट। रूट में भी स्पेसिफिक कौन सा? बल्ब। अब इस जो बल्ब का जो हमने छोटा सा पार्ट लिया, उसकी जो सेल्स थी, अब उस सेल्स को हमने क्या कर दिया? ट्रीटमेंट दी। किस चीज़ की ट्रीटमेंट? उस सेल्स को पूरा सिलेक्ट किया, उसको अलग अलग चीज़ों से हमने ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट क्यों देंगे? क्योंकि वो सेल भी जिंदा भी तो रहनी चाहिए, तो उसको हमने किसी मीडियम में डाला, उस मीडियम ने पहले उसे ग्रो करने के लिए दिया, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं, बस उस सेल को क्या करने की परमिशन दी? उसे मल्टीप्लाई, रीमल्टीप्लाई, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने की हमने क्या की? परमिशन दी। वहाँ पर ऐसे उसमें न्यूट्रिएंट ट्रीटमेंट के दौरान हमने वो जो प्लेट ली थी, कल्चर प्लेट में ऐसे मीडियम्स डाले कि वो सेल डेड ना होके उसको क्या मिले? नरिशमेंट मिले। और नरिशमेंट मिलने की वजह से वो क्या? अपनी ही जैसी बहुत सारी और सेल्स बनाए। वो प्रोसेस आपकी क्या होती है? रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो थोड़ा सा हमने एक दो सेल्स वहाँ पर रखी हुई थी, अब उससे एक पूरा सेल का मास बन गया। वो दिखने में एक जैसी थी, ठीक है, पर उनके पास कोई स्पेसिफिक शेप्स वगैरह कुछ नहीं था, या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं बना, उसने सिर्फ अपना एक क्या मास बनाया? मास बनाया। अब ये जो रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन करके जो मास बना, अब उसे क्या कहा जाता है? कैलस।
यहाँ पर हमने क्या किया, पहले कैलस फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब ये जो कैलस फॉर्मेशन हुआ था, अब उसमें हमने क्या डाले, उसमें हमने डाले कुछ हार्मोन्स, उसमें हमने डाले कुछ हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स का क्या काम रहेगा, शूट बनाने वाले होंगे आपके साइटोकाइंस और आपके रूट बनाने वाले हार्मोन्स होंगे ऑक्सिन्स। अब इन ऑक्सिन्स और साइटोकाइंस को हमने इस कल्चर मीडिया में डाल दिया, जहां पर कैलस था उस कल्चर मीडिया में डाला। अब कैलस को क्या सिग्नल मिला कि यहाँ पर दो तरीके के हार्मोन है, राइट। वहाँ के सेल्स को सिग्नल्स जाएंगे, फिर जिसके पास ऑक्सिन वाला सिग्नल गया, जिसके पास साइटोकिन वाला सिग्नल गया, वहाँ पर रिसेप्टर होते सेल के ऊपर, तो वो रिस्पॉन्स करते हैं उस हिसाब से। फिर जिन्होंने साइटोकाइंस को रिस्पॉन्स दिया उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, आपके शूट, और जिन्होंने ऑक्सिन को रिस्पॉन्स दिया वो क्या बनाने लग गए, आपके रूट। अब जो कैलस था, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो था, उसको हमने हार्मोन्स की ट्रीटमेंट देने की वजह से अब आगे क्या प्रोसेस चालू हुई, रूट और शूट बनने की प्रोसेस चालू हुई। अब उस कैलस से छोटे छोटे रूट और शूट बनने लगे। फिर ऐसे ही आगे चलकर अब यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हार्डनिंग होती है। प्राइमरी हार्डनिंग यानी कि क्या, कि अब वो जो स्पेसिफिक रूट और शूट बन रहे थे वो प्रॉपर शेप में आ रहे हैं, इंडिविजुअल शेप में आ रहे हैं, और फिर आगे चलकर वो कंप्लीटली रूट और शूट हमें विजिबली दिख रहे हैं, ठीक है। दिखने की वजह से हमारे पास ऐसे देखो छोटे छोटे सैपलिंग्स तैयार हो गए। अब यहाँ पर इंडिविजुअल सैपलिंग्स ऑफ प्लांट तैयार हुए जिसमें कि रूट और शूट प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड है। अब यहाँ से सेकेंडरी हार्डनिंग होने के बाद इनका क्या कर दिया जाता है, एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन यानी कि क्या, कि उस पर्टिकुलर प्लांट को जहाँ पर वो सेफ एनवायरनमेंट में थे, जहाँ पर लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट, मीडियम सभी कंट्रोल्ड कंडीशन में थे, अब उसे नेचुरल लाइट में उसे एक्सपोज, थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसे एक्सपोज किया जाता है ताकि वो अडाप्ट हो सके। क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रहने वाला ये प्लांट, कल्चर किया गया प्लांट, अचानक से बाहर नेचुरल लाइट में जाकर सर्वाइव करता है या नहीं करता, उसे उस नेचुरल एनवायरनमेंट की आदत हो, इसलिए उसे क्या कर दिया जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में उसे एक्सपोज करते थोड़ी थोड़ी देर के, पहले आधे घंटे के लिए करेंगे, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाकर फिर वो कम्प्लीटली एक्लेमेटाइज होगा लैबोरेटरी कंडीशन से पूरा नेचुरल कंडीशन में, ठीक है। इसी तरीके से आपके टिश्यू कल्चर से बहुत सारे प्लांट के सैपलिंग बनाए जा सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्लेमेटाइजेशन की फाइनल जो प्रोसेस होती है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप लैबोरेटरी में उसे सब कुछ उसके हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हो। अब बाहर का हाल ही फिलहाल का आप एनवायरनमेंट देखोगे, कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड होगी, कभी बहुत ही ज़्यादा धूप होगी, ऐसे चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो ऐसे में अगर ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बड़ा किया गया प्लांट अगर आप डायरेक्टली भेजते हो तो वहाँ पर उस पर ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, राइट। तो ये ऐसे हार्श इफेक्ट ज़्यादा ना दिखे, इसलिए करते क्या है यूजुअली साइंटिस्ट लोग कि उसे एक्लेमेटाइज करते हैं, यानी कि उसे अडाप्ट होने देते हैं लैबोरेटरी कंडीशन से नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? पहले हमने क्या पढ़ा कि सेल क्या है, सेल से कैसे ऑर्गन सिस्टम बनता है, वो सारी प्रोसेस देखी, सेल का सिंपल डेफिनेशन देखा, इट इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइट, ओके। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमने साइटोलॉजी की कॉन्सेप्ट क्विकली हमने रिवाइज की कि साइटोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, सेल को पढ़ते हैं, सेल में फिर सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स कैसे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब टिश्यू कल्चर का डायग्राम के हिसाब से हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब आगे चलकर देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स यानी कि क्या, ये हमारे बॉडी की या फिर ह्यूमन बॉडी की, किसी भी एनिमल बॉडी की ऐसी स्पेसिफिक सेल्स हैं कि जिसके पास एबिलिटी है बॉडी के कौन से भी पार्ट के सेल्स बनाने के। और प्लांट के पास तो नेचुरली टोटिपोटेंट होने की वजह से उनके पास नेचुरली वो कैपेबिलिटी है कि आप बॉडी का कोई भी सेल उठा लो और उससे आप क्या कर सकते हो, एक नया प्लांट बना सकते हो। लेकिन एनिमल्स के मामले में ऐसा नहीं है। एनिमल्स के मामले में कुछ ऐसी लाइफ की स्टेजेस होती जहाँ पर आपको ये स्पेसिफिक टाइप के सेल मिलते हैं कि जो टोटिपोटेंट है, जो प्लूरिपोटेंट है बॉडी के अलग अलग टाइप के सेल बनाने के लिए। तो अब ह्यूमंस या फिर एनिमल्स की अगर आप बात करें तो एनिमल्स में वो सेल्स कौन सी होती है, आपकी स्टेम सेल्स, ठीक है। एनिमल्स में वो सेल कौन सी होती है, आपकी स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स को कहाँ से लिया जाता है, हमने पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि वहाँ पर हमने जब
सेल डिवीजन पढ़ी थी, तो सेल डिवीजन में हमने अंडरस्टैंड किया था कि सेल जब डिवाइड वगैरह होती है तो जब मियोसिस पढ़ रहे थे तो गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा था, राइट। एक मेल गैमेट फॉर्म होता था, एक फीमेल गैमेट। तो वहाँ पर जब ये मेल गैमेट फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट, इन दोनों के फ्यूजन से जो पहली सेल बनी थी, ठीक है, जो पहली सेल बनी थी वो थी आपकी जाइगोट, राइट। फिर ये जाइगोट डिवाइड होती है, रीडिवाइड होती है, फिर क्या बनाती है वो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में जाती है। फिर ब्लास्टोसिस्ट से आपका बनता है गैस्ट्रुलेशन, फिर आपका आता है गैस्ट्रुला, राइट। फिर आपको जब ये पर्टिकुलर स्टेम सेल किसी भी एनिमल की चाहिए, अगर हो आपको, अगर एक्सट्रैक्ट करने हो, तो आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि जब ये जाइगोट 7 to 8 डेज में या फिर 5 to 7 डेज का जब ये जाइगोट हो, ठीक है, जब ये जाइगोट 5 to 7 डे वाला हो, मतलब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ये स्टेज में जब जाइगोट होगा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में 5 to 7, तो यहाँ से आप कोई भी सेल उठा लो और वो सेल कौन सी होगी? आपकी स्टेम सेल्स। क्यों? क्योंकि उस सेल के पास कैपेबिलिटी है कि वो हमारे बॉडी की, आप कौन सा भी ऑर्गन लो या फिर कौन सा भी पार्ट लो, हर एक तरीके की सेल बना सकती है। उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, राइट। आप 5 to 7 डेज के अगर वो सेल का मास देख लो तो उसके पास, मतलब हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी कि आपके बॉडी की कोई भी सेल वो बना सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में से भी आप इन स्टेम सेल को एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो एनिमल्स में अगर आपको स्टेम सेल्स चाहिए हो तो वहां का सोर्स क्या है? एक तो जाइगोट, कौन से स्टेज वाला? 5 to 7 डेज वाला जो जाइगोट था, जो मास ऑफ सेल था, उसमें से आप सेल्स उठा लो कुछ, वो स्टेम सेल की तरह काम करेगी, मतलब उनके पास कैपेसिटी रहेगी बॉडी की कोई भी सेल बनाने के। या फिर आपको दूसरा सोर्स है अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। और अब ये जो आपने सेल्स ली थी, इन सेल्स का यूज आप कैसे कैसे कर सकते हो? इन स्टेम्स का सेल्स का यूज क्यों होता है? इसको तो पहले तो प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है, प्रिजर्व किया जाएगा। और प्रिजर्व करने के बाद अगर इफ इन फ्यूचर अगर आपको कोई डिसीजेस हो रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टाइप के डिसीजेस हो रहे हैं जहाँ पर सेल की रीजनरेशन की बात आ रही है, या फिर एक्सीडेंटली आपने आपकी किसी बॉडी का पार्ट गवा दिया, या फिर इंटरनली कोई ऑर्गन नॉन फंक्शनिंग हो गया, तो ऐसे में उस ऑर्गन का अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो इन स्टेम सेल से उस पर्टिकुलर ऑर्गन को बना सकते हो। या फिर एम्पुटेटेड हैंड जो था, किसी एक्सीडेंट में अगर आपका हाथ पैर या बॉडी का कोई भी पार्ट टूट कर निकल चुका, उसको बनाना तो आप बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा है कि स्टेम सेल सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही नहीं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही नहीं तो अडल्ट्स भी इसका क्या है? सोर्स है। ये जो स्टेम सेल्स का सोर्स है, सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन और अडल्ट, एम्ब्रियोनिक कंडीशन नहीं बल्कि अडल्ट भी है। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कौन आया आपका? 5th to 7th डे वाला जाइगोट, ओके। जाइगोटिक डिवीजन जो थी, या फिर 5 to 7 डेज वाली जो सेल थी, डेज वाली जो एम्ब्रियोनिक सेल्स थी, वो एक तो स्टेम सेल का सोर्स है। और अडल्ट में होता क्या है? आपके एडिपोज टिश्यू और बोन मैरो। बोन मैरो होता क्या है? आपकी जो बॉडी की सबसे मोटी मोटी वाली या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन जो है आपके बॉडी के, उसका जो सेंट्रल कोर रीजन है वो होता है आपका बोन मैरो। ब्राउन कलर का पार्ट आता है। आपने कभी अगर मीट खाया हो तो मीट में यूजुअली आपको ये बोन मैरो क्लियरली दिखने लगा। वहां के अंदर के स्ट्रक्चर में आप ऐसे ब्राउन कलर का पार्ट देखोगे, वो होता है बोन मैरो। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है
उन्होंने अगर मीट खाया तो मीट में ये पर्टिकुलर बोन मैरो का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ये बोन मैरो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो आपकी ब्लड सेल्स है, आपकी सारी ब्लड सेल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, फिर आरबीसी हो या फिर डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, कुछ भी हो, आपकी सारी ब्लड सेल्स कहाँ से बनती है? इसी बोन मैरो की वजह से बनती है। यही रिस्पॉन्सिबल है आपकी नई सेल्स को बनाने की। इसलिए अडल्ट में अगर आपको स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट करने हो तो आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? एडिपोज टिश्यू या बोन मैरो से कर सकते हो। अब आपने ये पर्टिकुलर जो बोन अपना स्टेम सेल्स था, आपको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने स्टेम सेल्स रिकवर कर लिए, आपने उनको बॉडी में से ले लिया। एक तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन से आपने एक्वायर कर लिए होंगे या फिर एडल्ट से, लेकिन इनको आप प्रिजर्व भी तो करना है। अब नेसेसरी है कि आपने अभी निकाला और तुरंत उसका यूज करने लग गए? नहीं, कभी कभी जरूरत नहीं। अब हेल्दी अगर ह्यूमन है, उसका कोई भी ऑर्गन डिसफंक्शनिंग नहीं कर रहा, या फिर उसका एक्सीडेंटली कोई बॉडी का पार्ट भी नहीं गया, उसे कोई अगर डिसीज भी नहीं हुए जहाँ पर सेल की रीजनरेशन की ज़रूरत हो, तो ऐसे में हेल्दी इंडिविजुअल से आपने स्टेम सेल्स निकालेगा, लेकिन यूज़ नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब तक उसका यूज़ करने का वक्त ना आए या फिर वो इमरजेंसी ना आए, तब तक वो क्या करने पड़ते हैं? प्रिजर्व करने पड़ते हैं। तो स्टेम सेल प्रिजर्व करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो है क्रायोप्रोटेक्टिव। क्रायोप्रोटेक्टिव टेक्निक में होता क्या है कि आपके ये जो सारे सेल्स आपने कलेक्ट किए थे, वेदर फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन, दैट इज द एम्ब्रियो विच इज फ्रॉम 5th to 7th डे वाला जो एम्ब्रियो था ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन वाला, उसमें से आपने सेल एक्सट्रैक्ट किया हो या कलेक्टेड किया हो, या तो अम्बिलिकल कॉर्ड के कुछ सेल्स लिए हो आफ्टर द बर्थ। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स सम सेल्स विच आर प्लूरिपोटेंट एंड दे हैव एबिलिटी और दे आर दी स्टेम सेल्स। या फिर आपके अडल्ट में से एडिपोज टिश्यू या फिर आपका बोन मैरो से स्टेम सेल जो आपने एक्सट्रैक्ट किए थे, अब उसको आपको क्या करना है? प्रिजर्व करना है। आप प्रिजर्व कहाँ पर करोगे? लिक्विड नाइट्रोजन में आप उसको क्या करोगे? प्रिजर्व करोगे। और टेम्परेचर कौन सा रहेगा? -135 डिग्री सेल्सियस टू -190 डिग्री सेल्सियस उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा। अब इस एनवायरमेंटल टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर आप छोटे छोटे वायल्स होंगे, आपकी ऐसी वायल्स आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स में या फिर सेल बायोलॉजी के टेक्निक्स में, ये ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स आते हैं जिसको हम वायल्स बोलते हैं, छोटे छोटे। वहाँ पर ये प्यूरिफाइड वेल कलेक्टेड जो स्टेम सेल्स होते हैं उसको रखा जाता है। उस वायल्स को फिर आप क्या करोगे? लिक्विड नाइट्रोजन में रख दोगे। टेम्परेचर उसका क्या होगा? -135 टू -190 डिग्री सेल्सियस उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा। अब जब तक आप इन सेल्स को यूज नहीं करते तब तक ये प्रिजर्व हुई रहेगी। ओके, अब आपने सोर्सेस तो देख लिए, या फिर सोर्सेस से आपने स्टेम सेल एक्वायर कर लिए, या तो एक एम्ब्रियोनिक सोर्स था या अडल्ट सोर्स था इन स्टेम सेल्स का। अब आपको जब तक यूज नहीं करने थे आपने उसे प्रिजर्व भी कर दिया। कौन से टेक्निक की हेल्प से? क्रायोप्रोटेक्टिव टेक्निक से। वहां पर हुआ क्या? लिक्विड नाइट्रोजन में वायल्स गई जिसके अंदर स्टेम सेल थी, टेम्परेचर था -135 टू -190 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब ऐसी जरूरत आ पड़ी है कि हमें इन स्टेम सेल्स को यूज करना है। तो अब आप ये जो स्टेम सेल्स थे यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो, कैसे कैसे यूज कर सकते हो? तो पहला है आपका रीजेनरेटिव थेरेपी। रीजेनरेटिव थेरेपी में होता क्या है कि आप इन सेल्स से वापस से नए वो सेल्स जहाँ पर कोई डिसीज वगैरह हुआ था उन सेल्स को आप क्या करोगे? रीजेनरेट करोगे। मतलब कोई स्पेसिफिक, सपोज यहाँ पर कंडीशंस दिए है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी कि क्या? हार्ट अटैक जैसी कंडीशन है, या फिर अल्जाइमर वगैरह हुआ है, आपको थैलेसेमिया हुआ है, या फिर पार्किंसन डिसीज वगैरह हुआ है। ऐसे जहाँ पर डिसीजेस है कि वहाँ पर होता क्या है कि आपके जो बॉडी के स्पेसिफिक सेल्स है वो काम करना बंद कर देती, या फिर वहाँ की जो सेल्स है डेड हो जाती। तो वहाँ पर उन सेल्स को वापस से रीजनरेट करने के लिए आपको कोई सोर्स चाहिए, तो वो सोर्स कौन होगा? फिर आपके लिए स्टेम सेल्स होगी। वहाँ पर आप स्टेम सेल्स लाओगे, वहाँ पर सिग्नल, वैसे आसपास के सेल उसे सिग्नल भेजेगी। सिग्नल रिसीव करने के बाद वहाँ पर रिसेप्टर के साथ वो सिग्नल्स के बाइंड करने के बाद
आगे की टेक्निक्स होगी या फिर वहाँ के क्या बोल सकते हो आप, हाँ रिएक्शंस वगैरह होंगे, और वहाँ उसके बाद आप इन स्पेसिफिक जो कंडीशंस है डायबिटीज़ वगैरह हो, जिसमें कि आपका इंसुलिन जो है, इंसुलिन सिक्रीशन वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बीटा चेन वाली जो सेल्स थी, बीटा चेन की सेल्स, वो अपना काम करना बंद कर देती, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं रहा तो आपका शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। या फिर हार्ट अटैक के कंडीशन में हार्ट का आपका क्या, हार्ट की सेल्स काम करना बंद करते थे, हार्ट की सेल ने काम करना बंद किया, मतलब हार्ट का पंपिंग वगैरह का एक्शन बंद हो गया, राइट। ऐसे में जब आप वहां पर उसी ऑर्गन के सेल्स, यहाँ स्टेम सेल से कुछ सेल उठाकर वहां इंट्रोड्यूस कर रहे हो कुछ टेक्निक्स की वजह हेल्प से, वहां पर फिर वो सेल्स क्या करेगी, उसी ऑर्गन की क्या बनाने लगी, उसी तरीके की सेल्स बनाने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई बड़ी कॉन्सेप्ट भी नहीं, आपको पहले से ही पता है कि नाम में उसका अर्थ छुपा है क्या, कि ऑर्गन अगर कोई खराब हो रहा है या फिर किसी कारणवश उसका फंक्शनिंग स्टॉप हो गया, तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को पहले तो बना रहे हो स्टेम सेल्स की हेल्प से, वो पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाओगे, फिर वो ऑर्गन को क्या करोगे, ट्रांसप्लांट कर दोगे, राइट। नॉर्मल हम जो ट्रांसप्लांटेशन देखते हैं वहां पर होता क्या कि एक रिसीवर होता है और एक डोनर होता है। हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की क्या कॉन्सेप्ट पता है कि रिसीवर क्या करते हैं, रिसीवर का अपना बॉडी का कोई पार्ट, सपोज लीवर फॉर एग्जांपल, अगर हम लीवर ले रहे तो लीवर काम करना बंद कर देता है, उसके कोई डेली एक्टिविटीज कोई भी रीजन हो उसका लीवर काम करना बंद करता है, तो ऐसे में वहां पर जरूरत क्या आन पड़ी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। तो ऐसे में हम जैसा कोई डोनर आएगा, फिर वो अपना लीवर का कोई पार्ट देगा या फिर लीवर डोनेट करेगा, या फिर कोई ऑर्गन, कोई इंडिविजुअल अगर मर चुका है, उसने अपने ऑर्गन डोनेट करने की ख्वाहिश जताई थी, तो वहां पर फिर वो अपना ऑर्गन डोनेट करेगा, फिर रिसीवर को वो ऑर्गन मिलेगा और वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाएगा, राइट। नॉर्मल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ये प्रोसेस हर किसी को पता है कि कोई अपना ऑर्गन्स डोनेट कर रहा, कोई बंदा उसे यूज करके अपना नॉर्मल फंक्शनिंग कर पा रहा है, लेकिन हर बार ये ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो ऐसे जगह पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में स्टेम सेल्स काम आ सकते हैं, जहां पर आप ही के बॉडी के कुछ सेल्स होती है और आप ही के बॉडी का वहां पर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। नॉर्मल कंडीशन में हम डोनर रिसीवर की बात करते हैं, फिर वहां पर कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि वहां पर होता क्या है कि एज देखा जाता है, कोई क्लिनिकल कंडीशन है क्या वो देखी जाती है, ब्लड ग्रुप्स मैच होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो मैच होनी चाहिए, तब कोई जाकर किसी को ऑर्गन वगैरह ट्रांसप्लांट कर सकता है। लेकिन जब हम स्टेम सेल्स के हेल्प से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वहां पर ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप ही की बॉडी की स्टेम सेल्स थी, आप ही की बॉडी को वो सेल्स का ग्रुप था जो क्या कर रहा है, आपको वो ऑर्गन बनाकर दे रहा है, ठीक है। ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मरने से पहले ऐसे कुछ बॉन्ड्स बनाकर जाते हैं कि वहाँ पर वो लिखते हैं कि मैं अपने मरने के बाद ये पर्टिकुलर ऑर्गन इसको डोनेट करना चाहता हूँ, या फिर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को वो डोनेट करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से जिसको भी वो ऑर्गन्स की ज़रूरत होगी वो उसका यूज़ कर सके। इसलिए अभी हाल फिलहाल में ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन की कॉन्सेप्ट बढ़ रही है और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रही है कि आप अपने मरने के बाद आपके जो हेल्दी ऑर्गन्स थे या फिर जो आपके हेल्दी बॉडी पार्ट्स थे उसको डोनेट करके किसी और की लाइफ बचा सकते हो, राइट। क्योंकि जब इंसान मरता है तो इंसान मरने के बाद उसके जो बाकी के बॉडी फंक्शन है वो स्टॉप ज़रूर होते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स वगैरह वो तुरंत डेड नहीं होते, वो थोड़े वक्त के लिए फंक्शनल होते हैं। तो ऐसे में अगर वो जितने वक्त में फंक्शनल है अगर उनको हम बॉडी से निकाल लें और उसे प्रिजर्व करें तो वो किसी और के लिए काम आ सकते हैं। इसीलिए बॉडी और ऑर्गन डोनेशन की कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत सारे लोग ऑर्गन और बॉडी डोनेट कर रहे हैं। बॉडी डोनेट इसलिए करते हैं क्योंकि कई मेडिकल कॉलेजेस में भी स्टडी के लिए ह्यूमन बॉडी लगती है, राइट। तो ऐसे में कोई विलिंगली एक तो स्टडी के लिए बॉडी डोनेट करेगा या फिर आपकी बॉडी डोनेट करने के बाद फिर आप उनको परमिशन देते हो कि आपके बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, वेदर इट इज स्किन, आईज या फिर कोई आपके ऑर्गन्स हो, हार्ट, किडनी, लीवर जैसे, तो वो आप उनको यूज़ करने दे रहे हो, राइट। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, कि जो इन ऑर्गन्स को कलेक्ट करते हैं। जो कोई भी पर्सन इस बात के लिए परमिशन देता है
जो कोई भी रजिस्टर वगैरह करता होगा, तो उनके मरने के बाद फिर वहाँ जाकर उनसे वो ऑर्गन कलेक्ट करते हैं, फिर जिसको वो रिक्वायर है वहाँ तक उस इंसान के पास रिसीवर तक वो ऑर्गन पहुँचा देते हैं। तो अब ये जो ऑर्गन डोनेशन है वो इतना इजी भी नहीं, या फिर अगर हमने इसे गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में नहीं रखा, ऐसे तो बहुत सारे इलीगल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं जहाँ पर आदमी ऑपरेट करने के लिए जाता है और वहाँ से उसके ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता है, राइट। तो ऐसे इलीगल चीज़ें रुकवाने के लिए गवर्नमेंट लेवल पर एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है ट्रांसप्लांटेशन एंड ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। यहाँ पर हुआ क्या कि अलग अलग अमेंडमेंट्स भी आई उसके, जैसे 2009, 11, 14 में अमेंडमेंट्स भी आए, यानी कि ये जो रूल बनाए गए थे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, उसमें कुछ चेंजेस भी ज़रूरत के हिसाब से, वक्त के हिसाब से किए गए। लेकिन ये ऑर्गन जो आप पर्टिकुलर डोनेट करें उसको भी स्पेसिफिक वे में ही डोनेट किया जा सकता है। उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसके ऊपर नज़र रखने के लिए एक्ट बनाया गया था, ट्रांसप्लांटेशन एंड ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट। तो आप ऑर्गन्स जो है वो कौन से डोनेट कर सकते हो, जैसे आइज है, हार्ट, पैनक्रियास, किडनी, स्किन, बोन, लीवर, लंग्स, आप इतने सारे पार्ट्स आपके बॉडी के डोनेट कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि यहाँ पर जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, डीएनए है, उसमें चेंजेस लाए जाते हैं, वहाँ पर परमिटेशन कॉम्बिनेशन किए जाते हैं, जिससे कि हमारे जो यूज़फुल जितने भी कोई ऑर्गेनिजम्स है या फिर प्लांट्स है वो हम बनाएंगे आर्टिफिशियली। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि क्या, दो इंडिविजुअल्स के जीन या डीएनए को मिक्स करना, लेकिन मिक्स करते वक्त हम क्या मिक्स करेंगे, कौन से जीन्स को प्रेफर करेंगे, यहाँ पर जो कैरेक्टर, डिजायर कैरेक्टर हमें चाहिए उस एनिमल में या फिर उस प्लांट में, उसको हम उस जीन को लेकर जिस ऑर्गेनिज्म में चाहिए उसमें उसे इनपुट करेंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्यों यूज़ होती है, ये हाल ही फिलहाल में ऐसी बहुत सी बीमारियां होती है, या फिर जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो सप्लाई है फूड ग्रेन्स वगैरह अगर नेचुरल तरीके से हम करने जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम है। ऐसे में अगर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप यील्ड करें तो बेहतर रहेगा इतने सारे पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी जैसी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसका यूज़ करके अलग अलग तरीके से इसके एप्लीकेशन है जो हम आगे चलकर देखें। अभी फिलहाल के लिए आपको याद क्या रखना है, बायोलॉजी इज ए टेक्निक, ओके, बायोटेक्नोलॉजी इज ए टेक्निक in which there is a genetic changes made up into the organism's body or in their DNA, okay। इसमें फिर आपके कौन से ब्रांच आएंगे जो बायोटेक्नोलॉजी में रोल प्ले करते हैं। पहले तो आएगा आपका साइटोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी। अगर कोई भी सेल है या फिर कोई भी इंडिविजुअल, उसकी बॉडी अगर सेल से बनी तो पहले सेल का स्टडी होगा, उस सेल के स्टडी से फिर आगे चलकर क्या होगा कि वो ऑर्गेनिजम्स का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो स्टडी किए जाएंगे। फिर बायोकेमिस्ट्री भी आया। बायोकेमिस्ट्री में होता क्या है कि वो जो सेल है, सेल में कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड से तो बेसिक चीज़ है, लेकिन वहाँ पर भी स्पेसिफिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा लिपिड है, उसका काम क्या है, वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है उस सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इसे टारगेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी कि क्या, स्टडी ऑफ डीएनए। ऐसी ब्रांच जहाँ पर डीएनए का फुल स्टडी होता है, उसमें जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन सा जीन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसका लोकेशन क्या है, अगर उसमें कोई चेंजेस आ गए तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर क्या डिफरेंस दिख रहा है, कि उसे कोई डिसीज हो रहा है या फिर उसमें कोई बेहतर चेंज हो सकता है क्या, कि जो उसके लाइफ को एनहांस कर सके, ये उसमें स्टडी किया जाता है, ओके। नेक्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड which are the main areas that biotechnology can cover, okay। तो फर्स्ट आता है कि आपके जो प्रोडक्शन है, अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि आपका योगर्ट वगैरह हुआ, देन अल्कोहल हुआ, इसका मास प्रोडक्शन अगर आपको चाहिए हो तो ऐसे में आप किसकी हेल्प ले सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट आपका जो है
सेल का जब स्टडी आप कर रहे हो, अब सेल स्टडी कर रहे हो मतलब क्या, वहाँ पर आपका आता है मेडिकल फील्ड वाला एप्लीकेशन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स एंड एंटीबॉडीज। कोई भी अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, कोई डिसीज़ वगैरह हो रहा है, तो ऐसे में आपकी बॉडी उसको इम्यून रिस्पॉन्स देती है। तो इम्यून रिस्पॉन्स कैसा देती है, आपकी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज। मतलब जो भी एंटीजन आया, जो भी फॉरेन बॉडी आई, उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी ने कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट किया और वो रिस्पॉन्स होता है एंटीबॉडी वाला रिस्पॉन्स। तो वो जो एंटीबॉडीज़ वगैरह है, अगर कोई वैक्सीन है, वैक्सीन यानी कि क्या, कि किसी भी वायरल या फिर बैक्टीरिया, मोस्टली वायरस का अगर किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे में उस वायरस को सेमी किल्ड या कंप्लीटली किल करके उससे वैक्सीन्स बनाए जाते हैं। फिर वो हाफ किल्ड दैट इज सेमी किल्ड और कंप्लीटली किल्ड जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है एज इट इज आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है। तो वो जो सेमी किल्ड या फिर कंप्लीटली किल्ड जो पैथोजन है या फिर वायरस है, वो होता है आपका वैक्सीन। वैक्सीन का कंपोनेंट होता है, उसके साथ कोई एलम वगैरह का मॉड्रेंट डाला जाता है। वो मॉड्रेंट क्या करता है कि उसकी जो लॉन्गिटिविटी है वो बढ़ाता है, यानी कि आपके बॉडी में जाकर वो पर्टिकुलर एक्शन लाने तक उसकी शेल्फ लाइफ वगैरह बढ़ाता है। जिससे होता क्या है कि वो आपकी बॉडी में डालने के बाद तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स तो नहीं जनरेट करेगा, जब तक वो पर्टिकुलर टारगेट सेल तक नहीं पहुंचता तब तक उसकी एक्टिविटी को कायम रखने के लिए मॉड्रेंट डाला जाता है। तो वैक्सीन क्या है कि वैक्सीन एज इट इज ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में डाला जाता है या फिर उसका कोई पार्ट डाला जाता है। यूजुअली जो पहले ज़माने में होता क्या था कि वो जो ऑर्गेनिज्म था उस ऑर्गेनिज्म को हाफ किल करके आपकी बॉडी में उसको इंजेक्ट एज इट इज किया जाता, और उसे क्या बोलते थे ये लोग, वैक्सीन बोलते थे। लेकिन आजकल की ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, वो हम आगे चलकर फिर से देखेंगे। अभी के लिए आपको एंटीबॉडीज़ और वैक्सीन के मामले में यही याद रखना है कि एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में जो पैथोजन गया था, उसके मतलब जो एंटीजन गया था उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स है WBC, वो रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। एंटीबॉडीज एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स तैयार करती है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है आपके बायोमोलिक्यूल्स को अगर आपको कल्चर करना है, फिर आर्टिफिशियली उसे बनाना हो, जैसे कि आपके DNA है, कुछ प्रोटीन्स है, तो वो हम कर सकते हैं। क्योंकि DNA को अगर स्टडी करना है तो ऐसा हो सकता है क्या, इस ऑर्गेनिज्म से हमने DNA तो ले लिया, उस पर वन टाइम स्टडी हो सकता है, नहीं, बहुत सारे उसमें क्या आ सकते हैं, दिक्कतें भी आ सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस करते वक्त वो फ्रैगमेंट कहीं लूज हो सकता है। तो ऐसे में उस DNA की पहले बहुत सारी PCR टेक्निक से वगैरह कॉपीज बनाई जाती है। जो DNA हमें स्टडी करना था जिस ऑर्गेनिजम्स का, उससे DNA एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसकी बहुत सारी कॉपीज की जाती है, फिर उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, पर्टिकुलर स्टडी के लिए किया जाता है। क्योंकि हर बार हम DNA उस ऑर्गेनिज्म को तकलीफ देकर उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उससे ले नहीं सकते। ये बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस तो है ही है DNA एक्सट्रैक्शन की, और साथ ही साथ उस ऑर्गेनिज्म को भी उस सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसे में आप पहली बार जो DNA आपने एक्सट्रैक्ट किया था उसी की बहुत सारी कॉपीज़ बना लो, फिर उस पर आप जो चाहे वो स्टडी कर सकते हो कि उसमें शुगर कैसी है, उसके बॉन्डिंग कैसा है, उसके अलग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कैसा है, फिर सीक्वेंस कौन सी है। अगर पर्टिकुलर DNA में स्पेसिफिक जीन है, किसी चीज़ को लोकेट कर रहा है, तो उसमें मॉडिफाई करके आप क्या क्या रिजल्ट्स ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी स्टडी जेनेटिक्स के पार्ट में हो सकती है। नेक्स्ट है, फिर कोई अगर आपको नया प्लांट या फिर एनिमल बनाना हो या फिर उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को एनहांस करना, वहाँ पर भी आपकी बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका कि जेनेटिक और नॉन जेनेटिक जो टेक्निक्स है, जैसे कि टिश्यू कल्चर वगैरह है, हाइब्रिड्स अगर आपको बनाने हैं सीड के, तो वहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हम बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प करके हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ या फिर हमें क्या बेनिफिट हुआ। तो पहला तो होता है कि क्रॉप यील्ड हम बढ़ा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, कि अगर स्पेसिफिक कोई प्लांट है,
कोरिएंडर हुआ या कोई वेजिटेबल हुआ दूसरा, उसको आप वो स्पेसिफिक सीजन में ही आता था, स्पेसिफिक सीजन में आने के साथ साथ वो उसको पर्टिकुलर कंडीशंस लगती थी, फिर वो कम एरिया में कम ही यील्ड दे पाता था। तो ऐसे में अगर आप उसके हाइब्रिड्स बनाते हो, उसमें कोई जेनेटिक चेंजेस लाते हो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो होता क्या है कि आप वो प्लांट फिर साल में कभी भी उगा सकते हो। तो इसके लिए वो लोग यूजुअली करते क्या कि जो साल भर में प्लांट्स हैं वो जो हर सीजन को टॉलरेट कर सकता है, ऐसे जो कैरेक्टर्स है उस कैरेक्टर को कोड करने वाला जो जीन है, जिसके पास एक कैरेक्टर है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है हार्श एनवायरनमेंट को, वो रेजिस्टेंस वाला जीन उठाकर अब आप किस में डाल दोगे, जो साल में स्पेसिफिक सीजन में आने वाला जो प्लांट है उसमें डाल दोगे। इससे होगा क्या कि अब ये भी प्लांट जो था जो स्पेसिफिक सपोज विंटर में आया करता था, अब उसमें भी सारे जो क्लाइमेटिक चेंजेस है साल भर के जो जितने भी सीजन, उसके एनवायरनमेंट को टॉलरेट करने की अब उसमें क्या आ गई, क्षमता आ गई। तो ऐसे में आप उसे साल भर तो ग्रो कर सकते ही सकते हो, साथ ही उसकी जो पर हेक्टर की यील्ड है वो भी बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है आपका जो फ्रूट का है, फ्रूट में भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके के दो जीन्स, मतलब दो प्लांट्स के स्पीशीज तो सेम है कि है तो मैंगो ही, लाइक मैंगो ले लो या फिर लेमन वगैरह की आप कोई भी स्पीशीज ले लो, उनके जो वैरायटीज़ है, लेमन की बहुत सारी वैरायटीज़ है, आपके एप्पल्स की वैरायटी है सपोज, या फिर आपके मैंगो की बहुत सारी वैरायटीज़ है। तो ऐसे में जो दो वैरायटीज़ है, जिसके सपोज एक जो प्लांट है, एक जो मैंगो है वो साल भर में आता है, ऐसे कई मैंगोज की वैरायटी है कि जो साल भर अपना प्रोडक्शन कर सकती है। कई आम होते हैं जो साल भर में भी वो पकते हैं, और मैक्सिमम जो मैंगोज की वैरायटी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहाँ देखने मिलेगी, समर में। तो हम जो साल भर में आम आता है, उस जो साल भर में लाने के लिए उसके पास जो जीन कोड करा था वो लेकर अब किस में डालेंगे, जिसकी हाइट छोटी है लेकिन यील्ड बहुत ज़्यादा है, ऐसे 2-3 प्लांट्स के हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक चेंजेस करके वो नई प्लांट की एक वैरायटी बना सकते हैं। वहाँ पर अब यूज़ किसका करेंगे हम, नॉन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का, जैसे कि टिश्यू कल्चर वगैरह हो गए। टिश्यू कल्चर के हेल्प से उस पर्टिकुलर प्लांट के कैलस में हम ये जीन इंट्रोड्यूस करके अब नई प्लांट की वैरायटी लाएंगे, जिसमें है क्या कि दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर एक साथ आए, जो कि जगह भी कम लेता है और आपको क्या देता है, ज़्यादा से ज़्यादा फल भी देता है, राइट। ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आप प्लांट्स बना सकते हो। और साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेस रेजिस्टेंट जो प्लांट है, कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, वाटर स्ट्रेस हो, एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, स्ट्रेस को रेजिस्ट करने वाले जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हैं, उनके कैरेक्टर हम नॉर्मल नॉन रेजिस्टेंस वाले जो प्लांट हैं उनमें वो स्ट्रेस रेजिस्टेंस ला सकते हैं, उनकी हेल्थ और उनकी जो क्वालिटी है उन प्लांट्स की वो बढ़ा सकते हैं। अभी इंडिया में गवर्नमेंट ने बायोटेक्नोलॉजी का जो एस्टैब्लिशमेंट था वो कब किया था, 1980। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नेशनल बायोटेक्नोलॉजी का बोर्ड था, पहले बार जो बायोटेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस दी गई, उसके लिए एक स्पेसिफिक कमेटी या फिर कोई बोर्ड अगर इस्टेब्लिश किया था, वो कब किया गया था, 1982 में। फिर इसी बोर्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया आपके कौन से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने फिर उसे 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में वहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब बायोटेक्नोलॉजी की एक स्पेसिफिक फील्ड बन गई, वहाँ का एक स्पेसिफिक एरिया बन गया जिस पर सिर्फ और सिर्फ इसी फील्ड के ऊपर काम किया जा रहा है, इसी के ऊपर सोचा जा रहा है। फिर यहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज आए, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी आया, नेशनल फैसिलिटी ऑफ एनिमल टिश्यू आया एंड सेल कल्चर, नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस, देन नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ऐसी बहुत सारी फिर क्या बनाई गई, छोटी छोटी सेंटर्स या फिर छोटी छोटी बॉडीज बनाई गई जो एक साथ आकर इन सारे फील्ड्स में काम कर रही है। लेकिन बेसिक टेक्निक कौन सी है आपकी,
बायोटेक्नोलॉजी है जो इन सारे वैरायटीज ऑफ फील्ड्स में उसका क्या कर रही है, एप्लीकेशन कर रही है। मेडिकल फील्ड में भी कर रही है, मेडिसिन बनाने में भी कर रही है, आपके इम्यूनोलॉजी में जहाँ पर फिर वैक्सीन वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाते हैं डिसीज़ वाले, वहाँ पर भी होती है। सेल बायोलॉजी में भी वहाँ पर फिर उसका एप्लीकेशन आया। एनिमल टिश्यू में भी उसका क्या है, एनिमल्स के वेलफेयर के लिए भी उसका यूज़ किया गया। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे प्रोडक्टिविटी के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे इनकम बढ़ाने के लिए हम कैसे इस पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली कमर्शियल लेवल पर हम कोई चीज़ अगर बेच रहे हैं या बना रहे हैं तो ऐसे में उससे होने वाला प्रॉफिट भी हम देखते रहते, राइट। तो कमर्शियली अगर हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं क्रॉप्स में, पहले तो हम यहाँ पर क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि अगर क्रॉप में हम पर्टिकुलर कोई चेंजेस ला रहे हैं इस टेक्निक की मदद से, तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, कैसे हम कौन से चेंजेस ला सकते हैं, कहाँ कहाँ हम चेंजेस कर सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं प्लांट्स में, जिससे कि हमें क्या हो, कमर्शियल यील्ड हो हमारे लॉस के बिना। तो पहला है उसमें हाइब्रिड सीड्स। यहाँ पर क्या है, हाइब्रिड सीड्स। अब हाइब्रिड सीड्स में होता क्या है, दो पर्टिकुलर प्लांट्स के जो पिक्यूलियरिटीज हैं उन दोनों के जीन्स को एक साथ करके एक नया वैरायटी बनाया जाता है, हाइब्रिड वैरायटी बनाया जाता है उसी प्लांट का, उसे हम कहते हैं प्लांट सीड। फॉर एग्जाम्पल अगर कोरिएंडर लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोरिएंडर लें तो कुछ ऐसे कोरिएंडर की स्पीशीज़ है या फिर कोई प्लांट है, यहाँ पर यूजुअली प्लांट का भी कोई स्पीशीज स्पेसिफिसिटी नहीं होता, पर वो कैरेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई प्लांट है, कोई श्रब है कि जिसकी हाइट बहुत लंबी है, राइट, लेकिन हाइट लंबी होने के साथ साथ फिर कोरिएंडर जो हमने, जिसमें हमें चेंज चाहिए, अब कोरिएंडर का जो स्मेल वगैरह है उसमें कोई अगर कोरिएंडर की स्पेसिफिक स्पीशीज हो कि जिसका फ्लेवर, टेक्सचर, अरोमा बहुत ज़्यादा अच्छा है नॉर्मल वैरायटी से लेकर, तो जिस ऐसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को या फिर स्ट्रॉन्ग पिक्यूलियरिटी को रिप्रेजेंट करने वाला जो जीन होगा कोरिएंडर में, कि जिसका अरोमा भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, लॉन्ग लाइफ उसकी शेल्फ लाइफ है, ऐसे कोरिएंडर के जीन को हम किसके साथ मिक्स करेंगे, उस प्लांट के जीन के साथ कि जिसकी हाइट लंबी हो। अब इसमें जो नया सीड बना कोरिएंडर का, हाइब्रिड सीड बना। हाइब्रिड क्यों कि यहाँ पर दो अलग अलग वैरायटीज के प्लांट्स के जीन को क्या कर दिया गया, एक साथ लाया गया, फिर नया एक सीड बनाया गया, उसे फिर हमने क्या, हाइब्रिड सीड। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने जो कोरिएंडर लिया एग्जांपल के तौर पर, तो वहाँ पर क्या लिया कि ऐसा कोरिएंडर कि जिसकी हाइट लंबी थी और साथ ही साथ अरोमा, उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब सोचिए अगर ऐसे पर्टिकुलर कोरिएंडर को हम कमर्शियली लगा रहे हैं, उसका यील्ड ले रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर डिमांड अब किसकी बढ़ी, इस हाइब्रिड वैरायटी की। क्यों, क्योंकि लोगों को उतने ही पैसे में अगर अच्छे क्वालिटी का कोरिएंडर मिला, ज़्यादा क्वांटिटी में मिला, तो लोग उसे ही प्रेफर करेंगे, राइट। तो इसमें उस फार्मर का भी फ़ायदा हुआ, उस कंज्यूमर का भी फ़ायदा हुआ जिसने उसे खरीदा, राइट। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में हम अगर प्योर वैरायटी के लिए, तो वो छोटे पत्ते वाली, छोटी हाइट वाली कोरिएंडर होती, उसका टेस्ट अरोमा नो डाउट उसकी कोई कंपैरिजन नहीं होती। लेकिन अगर कमर्शियली हम ये उसे उगाने की कोशिश करें तो उतनी क्वांटिटी में वो होगा नहीं, फार्मर को उतना बेनिफिट होगा नहीं, और वो महंगी होने की वजह से कंज्यूमर भी उसे लेने के लिए राजी नहीं होगा, राइट। तो ऐसे में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या है, एक प्रॉपर एप्लीकेशन हो सकता है कि अगर हम कोरिएंडर की क्वालिटी ही चेंज कर दें, उनकी क्वांटिटी बढ़ा दें, राइट, सब कुछ सेम रहेगा, प्योर फॉर्म में रहे, लेकिन वहाँ पर क्या किया हमने, कॉम्बिनेशन किया कि हाइट उसकी बढ़ाई और साथ ही साथ उसमें क्या क्वालिटी ऐड की कि उसमें जो फ्रेग्रेंस है, टेस्ट है, अरोमा है, वो प्योर कोरिएंडर का ऐड कर दिया। अब ये हाइब्रिड वैरायटी है, वो सबके लिए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट थी। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में क्या आएगा कि अब यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह को टारगेट किया जाएगा। क्या कि जो वीड्स वगैरह है, जो स्ट्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या फिर जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है, उनमें हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस लाया कि ऐसे क्रॉप के जिनमें
इनकम सोर्स बढ़ सकता है, फार्मर की कमर्शियल यील्डिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में फिर अगर वो स्पेसिफिक प्लांट कोई स्ट्रेस में स्ट्रेस रेजिस्टेंस मतलब स्ट्रेस दिखा रहा हो कि सीज़न उसे चेंज नहीं हो रहा, उससे पैसा काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन वो स्पेसिफिक सीजन में ही है या फिर स्पेसिफिक उसको क्लाइमेटिक कंडीशन या वाटर अमाउंट ही लगती, तो ऐसे में उसको स्ट्रेस रेजिस्टेंट बनाने के लिए, उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए फिर हम उसमें क्या करते हैं, कोई जेनेटिक चेंजेस करते हैं। यहाँ पर भी फिर से जेनेटिक चेंजेस है कि हमें जो कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर हम उस प्लांट के जीन्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हुआ क्या, अब वो प्लांट स्ट्रेस रेजिस्टेंस हो गया, या फिर जो विड रेजिस्टेंस है, जो भी कोई छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं, विड्स आते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, वो सारा प्लांट का क्या ले रहे, जो उनकी हेल्थ है या फिर उनका कोई न्यूट्रिशन है वो ले रहे हैं। तो ऐसे में उस प्लांट से रेजिस्ट करने के लिए हमने क्या किया, पर्टिकुलर प्लांट में चेंज कर दिया। बीटी कॉटन एक नई कंसेप्ट है। बीटी कॉटन में होता क्या है कि बायोटेक्नोलॉजिकली चेंज्ड कॉटन, या फिर बीटी कॉटन का क्या है, ये स्पेसिफिक कॉटन की वैरायटी है कि जिसमें क्या चेंज कर दिया गया कि उसमें टॉक्सिन जो है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है, किसमें से, बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का जो कोई भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया था, बीटी नाम वहाँ से क्या है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस का वहाँ पर उन्होंने इनिशियल यूज़ किया। बीटी कॉटन यानी कि वैरायटी कौन सा है, प्लांट कौन सा है, कॉटन का, लेकिन उसमें क्या किया दिया, चेंज कर दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। चेंज क्या किया कि जो आपका बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया था वो पर्टिकुलर टाइप का क्या प्रोड्यूस करता था, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था। अब ये टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जो जीन था उसे इंटीग्रेट किया गया किसके जीन के अंदर, कॉटन के प्लांट के जीन के अंदर। अगर आप अर्ली डेज में देखोगे तो कॉटन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता था, जिससे कि उसकी यील्ड जो थी कम होती थी, या फिर गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन नहीं बनता था, राइट। तो ऐसे में फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कमर्शियल यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर क्या किया गया कि ये जो कॉटन का प्लांट है उसी में मॉडिफिकेशन कर दिए गए। अब वो नई वैरायटी के कॉटन के सीड्स बनाए गए जिसे बीटी कॉटन कहा जाता है, जिसमें उन्होंने क्या किया कि अब वो जो पर्टिकुलर प्लांट है वो खुद ही पर्टिकुलर मतलब जो वीड्स थे या फिर जो इन्फेक्शन कॉज करने वाली पैथोजेंस है उसके खिलाफ क्या बना सकता है, अब टॉक्सिन बना सकता है। तो नॉर्मली आपने प्लांट ग्रो कर दिया, राइट, आपने प्लांट ग्रो कर दिया, तो ऐसे में जब आप प्लांट ग्रो कर रहे हो और पैथोजन अगर उस पर अटैक कर रहा है, तो पैथोजन अटैक करने पर होता क्या था, इस प्लांट का क्या होता था, नुकसान होता था। लेकिन जब अब बीटी कॉटन आपका आया, राइट, बीटी कॉटन की अगर आप वैरायटी ले रहे हो और कोई पैथोजन अगर आकर इस पर अफेक्ट कर रहा है, तो अब मरेगा कौन, ये पर्टिकुलर पैथोजन। क्यों? क्योंकि इस प्लांट ने उसके खिलाफ क्या बनाना शुरू किया, टॉक्सिन्स बनाना शुरू कर दिया। उसने वो टॉक्सिन कंज्यूम किया, उस पर्टिकुलर पैथोजन के गट में जाके, इंटेस्टाइन के अंदर जाकर, यूजुअली वहाँ पर जो बॉलवर्म डिसीज़ है, वो बहुत ज़्यादा बॉलवर्म्स है, वो कॉटन को अफेक्ट करते थे। रेड बॉलवर्म डिसीज नाम से ऐसे कुछ तो बीमारी है जिससे कि ये प्लांट अफेक्ट होता था। अब ये वर्म्स जब पर्टिकुलर प्लांट के लीव्स खाने लगेंगे, सॉफ्ट टेंडर लीव्स खाएगा, तो जब इंटेस्टाइन के अंदर ये लीफ जाएगा तो उसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस करके, फिर टॉक्सिन क्या करेगा, एलिमेंट्री कैनल के अंदर जाने के बाद टॉक्सिन रिलीज करके उस ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज करेगा, राइट। अब खाना खाया, इस पर्टिकुलर बॉलवर्म का खाना खाया था, वो लीफ थी, बीटी कॉटन की लीफ थी, लीफ खा ली, लेकिन लीफ खाने की वजह से हुआ क्या कि वो टॉक्सिन फिर जो प्लांट ने खुद से बनाने के अब शुरू किया था, क्योंकि उसमें हमने क्या किया, बैसिलस थुरिनजेनेसिस का टॉक्सिन बनाने वाला जो जीन था वो अब नॉर्मल कॉटन प्लांट में डाल दिया, उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किए, यहाँ पर जीन इंटीग्रेट करने की वजह से अब वो प्लांट खुद ही कैपेबल है वो पर्टिकुलर टॉक्सिन बनाने के लिए। उसे बैसिलस थुरिनजेनेसिस की कोई ज़रूरत नहीं कि उसी में से हमने क्या किया, जीन उठाकर प्लांट में डाल दिया। अब प्लांट खुद ही टॉक्सिन बना रहा है, तो जब वो बॉलवर्म उस
प्लांट के लीव्स को खा रहा है, वो जब लीव्स उसके गट के अंदर जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनल में, वो टॉक्सिन रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से वो बॉलवर्म क्या होता है, बॉलवर्म की क्या होती है, डेथ होती है। ठीक है, ऐसी तरीके से आपके बीटी ब्रिंजल भी है या फिर बैसिलस thuringiensis के जीन को वहां पर भी इनकॉर्पोरेट करके ब्रिंजल की वैरायटी को भी एनहांस किया गया था। अगर आपने कभी प्योर फॉर्म में पुराने ज़माने में, जब पहले ऐसे कोई टेक्निक्स नहीं होती थी, अगर ब्रिंजल कभी कट किया हो तो अंदर आपको ब्रिंजल जो है तो आप जब इस ब्रिंजल को कट करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ वर्म्स वगैरह दिखते। बाहर से वो ब्रिंजल बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन जब वो ग्रो कर रहा था उस वक्त कोई भी पर्टिकुलर जो आपके पेस्ट होते हैं, वो पेस्ट के लार्वा उस इंटरनली प्लांट के अंदर से वो फ्रूट तक जाते हैं और फ्रूट के अंदर जाने के बाद फिर वो ग्रो करते हैं। जब आप सब्जी वगैरह बनाने लेते हो, ब्रिंजल वगैरह की सब्जी अगर बनाते हो, कट करते हो, तब आपको पता चलता है कि अंदर से ये पूरा कैसा था, खराब था, उसमें क्या थे, पेस्ट थे, किसी तरीके की कैटरपिलर वगैरह थी। तो ऐसे में कैटरपिलर अंदर जाती कैसे, तो वो जब प्लांट ग्रो करता है उसी वक्त उसके अंदर चली जाती है, लेकिन उसके पास पर्टिकुलर ब्रिंजल के प्लांट के पास कोई क्या बोलते हैं आप, एक रेमेडी नहीं होती थी जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा सके। तो इसी वजह से वो यूजुअली कैसा होता था, अफेक्टेड हो जाता था। लेकिन जब बीटी कॉटन की तरह बीटी ब्रिंजल का भी स्पीशीज नया बनाएगा तो इसमें भी बैसिलस thuringiensis का क्या ऐड कर दिया गया, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन इंटीग्रेट कर दिया गया कि जब आप ये पर्टिकुलर पेस्ट था उसको कंज्यूम करने लगेगा प्लांट को, तो ऐसे में कंज्यूम करने की वजह से उसके भी गट में वो पर्टिकुलर प्लांट का पार्ट जाएगा, उससे टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस होने की वजह से वो पेस्ट भी मर जाएगा। इसीलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन के क्या कर दिए जा रहे हैं, वैरायटीज प्रोड्यूस हो रही, जिसमें सिर्फ सिंपल चीज़ की गई है कि बैसिलस thuringiensis से टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन निकाला और इन पर्टिकुलर प्लांट्स में इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसकी वजह से इन पर फीड करने वाले जितने भी पेस्ट थे, जितने भी पैथोजन थे, उनको क्या करने लगे, अब ये प्लांट्स खुद से किल करने लग गए। नेक्स्ट आती है आपकी गोल्डन राइस की एक कॉन्सेप्ट या फिर गोल्डन राइस की वैरायटी, कि जहाँ पर नॉर्मल नहीं अगर आप राइस कंज्यूम करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट उसमें से मिलता है, लेकिन विटामिन ए जो है, बीटा कैरोटीन, तो ऐसे में जो विटामिन ए का प्रोडक्शन अब राइस में ही हो गया, तो सोचिए कि इंसानों को कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। क्योंकि अगर आप इंडिया का देखोगे स्टेपल फूड, तो कई रीजन में स्टेपल फूड राइस ही है, उनका मेन फूड ही राइस है। तो ऐसे में अगर वो राइस कंज्यूम कर रहे हैं तो उनमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो सकते हैं। तो क्यों ना हम राइस को ऐसा बना दें कि वो क्या कर रहा है, बहुत अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे में जो स्पेसिफिक विटामिन है, विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन, उसको सिंथेसिस करने वाला हमने एक नई राइस की वैरायटी बनाई, जिसे क्या कहा गया है, गोल्डन राइस। ये कब डेवलप किया गया था, 2005 में, कि जहाँ पर अब राइस की वैरायटी ऐसी बनाई गई कि वो अब क्या प्रोवाइड करेगी आपको, विटामिन ए। नेक्स्ट है हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स। हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स यानी क्या, कि वीड्स वगैरह जो है या फिर जो अननेसेसरी प्लांट्स की ग्रोथ होती है, नॉर्मल प्लांट जो हम प्लांट करते हैं उनके साथ साथ, तो उन प्लांट्स को हम क्या करते हैं, कोई ना कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं। मेन क्रॉप होता है और उसके साथ ग्रो करने वाला वीड होता है या फिर ग्रास होता है, अननेसेसरी ग्रास, कि जो हमें किसी तरीके का यूज, मतलब हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं, ना ही प्लांट्स के लिए, लेकिन वो करता क्या है, उसके प्रेजेंस होने की वजह से जो न्यूट्रिशन प्लांट को जाना चाहिए वो वीड अपने लिए ले रहा है, राइट। तो ऐसे में हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स यूज करते हैं। लेकिन ये जो हर्बिसाइड है उसको पता नहीं होता कि मेन क्रॉप कौन सा है, वीड्स कौन से है। अभी के लिए स्पेसिफिक वीड्स के लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ बनाई जा रही है, लेकिन कॉमनली अगर आप देखोगे तो होता क्या था कि जो हर्बिसाइड है वो वीड्स को मारने के साथ साथ आपके मेन क्रॉप को भी क्या करता था,
अफेक्ट करता था, जिसकी वजह से फिर फार्मर का ही नुकसान हुआ कि उसने उस अननेसेसरी जो प्लांट की ग्रोथ हुई थी, जो वीड्स की ग्रोथ हुई थी, ग्रास की ग्रोथ हुई थी, उसको मारने के चक्कर में उसके मेन क्रॉप को भी हार्म हो गया। तो ऐसे में हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट जो था उसमें क्या किया गया कि जो हर्बिसाइड है उसके जो टॉलरेंट लेवल है उसको बढ़ाने के लिए उसमें ऐसे जीन इनकॉर्पोरेट किए गए कि अब आप कितना भी उसमें हर्बिसाइड डालो, वो पर्टिकुलर प्लांट जिसके लिए वो हर्बिसाइड डाला गया था वही डेड होगा, आपकी मेन क्रॉप की जो वैरायटी है वो एज इट इज सेफ रहेगी।